थे। हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नो लॉस ऑफ एक्सटर्नल पीसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। हाँ, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें हमने देखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ना। पैलेडियम प्लेटिनम यूज में होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कुछ याद आ रही है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? हाँ, एल्कीन से निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को अकर होने के लिए। दूसरा इनका प्लस पॉइंट क्या होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, है ना। आपको कैटलिस्ट की तरह, गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, उसके लिए आपको इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो क्या होता है, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा, अपना सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड सरफेस। और यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर बॉन्डिंग। टेम्परेरी बॉन्डिंग हो जाती है इजीली, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये जो रिएक्शन है S2O8 - 2 से I2 + SO4 - 2, यहाँ पे -2 ही है ना। अब यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, -4 हो गया, ये भी -4 हो गया, I2 हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो है वो Fe जो है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। Fe एज अ कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। कैसे काम में आता है एक्चुअल में, क्या होता है इस रिएक्शन में? सबसे पहले जो है Fe जो है वो I- का क्या कर देता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 में। यहाँ पे ट्वाइस कर दो और यहाँ पे आपने ट्वाइस I2 कर दिया है, और अभी -2 + 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 - 2 4, और 2, 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे Fe+2 जो है वो, ये ट्वाइस Fe+2 है, वो S2O8 - 2 को क्या कर देता है, SO4 - 2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस में वापस क्या बोलते हैं, वापस से किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe+3 में। तो आप ये एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो होती ऐसे है। यहाँ पे Fe जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह काम में आ रहा है। आपको पता है ना, कैटलिस्ट खुद क्या करता है, खुद यहाँ पे रिएक्शन में इसको क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन को फास्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन खुद का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिखोगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिखोगे तो आपको ये रिएक्शन ऑब्टेन होगी, है ना।
Fe+C कट जाएगा, Fe+2 कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, बस एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं रिएक्टेंट के साथ में, है ना, और उसके बाद में जैसे ही रिएक्टेंट्स में आपस में बॉन्ड बन जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, अलग हो जाते हैं वो, ठीक है, वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वापस ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। हाँ हाँ, डाउट जो है कृष्णा, मैं क्लास में लास्ट के 5 मिनट्स बचेंगे तब मैं बता दूंगी, आप ऑनलाइन होते हो ना, तब मैं उस टाइम पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, जिन्होंने रिएक्शन नहीं लिखी हो, एनसीईआरटी में गिवन है, थोड़ा सा फास्ट लिखा करा करो और थोड़ा टाइम पे आया करा करो, ताकि आप लोगों को क्या बोलते हैं, क्लास के फ्लो के साथ में ही रहो आप, अदरवाइज फिर आगे पीछे हो जाते हो। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? मतलब कि इनके जो लेटिस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके लेटिस में जो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं इनको, है ना। तो जिस वजह से जो उनकी जो स्टेक्योमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, एक फिक्स स्टेक्योमेट्री नहीं रह पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा होता है FeO 0.98 करके, है ना, इस तरह से इस टाइप के कंपाउंड्स देखे हुए हैं आपने। एक फिक्स स्टेक्योमेट्री में नहीं मिले हैं ये, क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। मतलब अगर लेटिस में अगर स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर ये ट्रैप हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या वो क्या फॉर्म हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें जो स्टेक्योमेट्री होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है, स्टेक्योमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे आप लोगों ने अगर सॉलिड स्टेट किसी ने पढ़ा होगा तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना क्रिस्टल्स में, वही वही उसी की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, इसमें ये इसके चारों के चारों पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। ये इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। दूसरा देखो बहुत ही हार्ड होते हैं, लाइक डायमंड, मतलब इवन डायमंड जितने। उसके अलावा दे रिटेन मेटेलिक प्रॉपर कंडक्टिविटी होती है और दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अलॉय फॉर्मेशन। ये अलॉय फॉर्म करते हैं क्यों? क्योंकि अलॉय फॉर्म करने, अलॉय होते क्या है, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब 2 और मोर देन 2 मेटल्स का क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय फॉर्म करने के लिए आप कोई सा भी मेटल को किसी भी मेटल में मिक्स कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, उनकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी बहुत सेम होनी चाहिए, ठीक है, अलॉय फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको तो पता ही है कि ये जो डी ब्लॉक है उसमें एटॉमिक रेडियस में इतना कुछ खास तो वेरिएशन आ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत करके ये है ना। तो सेम सेम ही है उनकी एटॉमिक रेडियस, थोड़ा थोड़ा ही वेरिएशन है, तो आराम से क्या फॉर्म कर लेते हैं वो, अलॉय फॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द सिमिलर अप्रोक्स सिमिलर एटॉमिक रेडियस। तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, अलॉय फॉर्म कर लेते हैं। अलॉय आपको पता ही है, लाइक ब्रास हो गया, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर और जिंक, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर और टिन, और ठीक है, और आपने गन मेटल पढ़ा होगा, हाँ, ये सब इस टाइप से बहुत सारे हैं अलॉयज हैं, जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील। अगर प्योर आयरन देखा जाए तो बहुत ही सॉफ्ट होता है वो तो, हाँ, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया जाता है कार्बन उसमें ऐड करके, लेकिन पर फिर भी, और उसको रस्टिंग से और बचाने के लिए उसमें निकेल, हाँ, और भी क्या बोलते हैं अदर एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉय फॉर्मेशन की बात हो गई है। तो आपको ऊपर से जो 4th लाइन है वो अंडरलाइन कर लो, अलॉय आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विथ, ऊपर से 4th लाइन जो है अलॉय फॉर्मेशन में पेज नंबर 230 में,
वो अंडरलाइन कर लो कि क्या है। जो अलॉय होते हैं वो फॉर्म होते बाय एटम्स विथ मेटेलिक रेडियाई दैट आर विथिन 15% ऑफ ईच अदर। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई के कारण ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन देखो पेज नंबर 231 पे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, अगर कोई रिएक्शन में सेम ही कंपाउंड का, सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है और रिडक्शन भी हो जा रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद ये जो इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। इंटेक्स का क्वेश्चन जो है कॉपर प्लस वाला, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर। और मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगी वो भी आप इसी में ट्राई करना कि आप इसी में लिख दो। ध्यान से सुनो, इसमें इसने क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये यूं बोलना चाह रहा है कि कॉपर प्लस आयन, एक्सप्लेन करना है आपको कि कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसने खुद ने बता दिया है आपको। आप एक क्वेश्चन देख के क्या समझ जा रहे हो कि क्वेश्चन में बता दिया आपको कि भाई कॉपर प्लस आयन जो है वो एक्वस में स्टेबल नहीं है। अब आपको कि हाँ भाई नहीं है, तुमने बोल दिया ना नहीं है, ठीक है हमने ही मान लिया नहीं है, तो अब आपको रीजन सोचना है कि क्यों नहीं है। तो रीजन सोचने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है, हमें अगर कोई से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका आंसर निकल जाएगा। तो कॉपर है, कॉपर में कितना होता है एटॉमिक नंबर कॉपर का, 29 होता है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4s1 3d10। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉपर प्लस बनाऊंगी तो कॉपर प्लस जो होगा वो क्या होगा, 4s0 3d10। और अगर कॉपर प्लस 2 में बनाऊंगी तो कॉपर प्लस 2 जो होगा वो क्या होगा, 4s0 3d9। ठीक है, मैं इतना अज्यूम करके चल रही हूँ, आपको बेसिक 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो घोट के पी लेना बिल्कुल, ठीक है। इतना 3D सीरीज तो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। अब आप अगर देखोगे तो भाई कॉपर प्लस आयन तो स्टेबल होना चाहिए भाई। आप अब अगर आप एग्जाम में अगर क्लिक नहीं करा, आप तो सोचोगे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर निकल जाएगा हमारा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बैठ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखा, अरे यार ये तो कॉपर प्लस तो स्टेबल होना चाहिए, कॉपर प्लस 2 तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। जबकि ये तो बोलता है कि कॉपर प्लस आयन तो स्टेबल ही नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे इसने कौन से सॉल्यूशन की बात करी है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करी है, वाटर की बात करी है, वाटर में कॉपर प्लस आयन की बात करी है। तो एक्चुअल में क्या होता है आपको पता हो, अगर आपको याद आ रहा हो, आप मुझे बताओ दोनों केसेस में किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, +2 की। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कॉपर +2 में। इस वजह से क्यों, क्योंकि इसकी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम ही है, कॉपर कॉपर की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों का एटॉमिक साइज सेम ही है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डाइपोल वाटर को अपने आसपास क्या कर लेगा, अकोमोडेट करेगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, कॉपर +2 जो है वो वाटर को क्या करेगा, ज्यादा उसमें अपने आसपास अकोमोडेट करेगा, ज्यादा करेगा। तो कॉपर की जो पहले आराम से मूव कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा थी एकदम कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा वाटर को अपने आसपास अकोमोडेट कर लिया है कॉपर +2, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है कॉपर +2 की। तो क्या बात समझ में आई है आपको इसमें कि कॉपर +2 की बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी है, जो कि इस चीज को ओवरकम कर जाती है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, जो इस चीज को ओवरकम कर जाती है कि इसका जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इस वजह से कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होता है ओनली एंड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अदरवाइज कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कॉपर प्लस, ठीक है। लेकिन कॉपर +2 जो है, तो यहाँ पे जो कॉपर प्लस है ना वो क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। आ गई बात समझ में सबको, सबको क्लियर हो गया मैंने क्या बताना चाह रही हूँ मैं। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉपर प्लस स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन कॉपर +2 इसलिए स्टेबल है क्योंकि कॉपर +2 जो है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उसकी क्या होगी, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी, जो कि कंपनसेट कर देगी
इसके जो हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी को कंपनसेट कर देगी। ठीक है, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 विल कंपनसेट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है, भले ये आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए जा रहा है, इसलिए कह रही हूँ लिख लो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इट विल कंपनसेट द सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, ऑफ कॉपर +2। तो बस ये इसका आंसर होगा, ये इस तरह से लिखोगे आप आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देना आप इसका प्रॉपर, इस तरह से आंसर कर देना, है ना। बनता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंने बताई थी ना कि सारी ऑल पॉसिबल थोड़ी होती है, जैसे Fe में +5 नहीं होती है वैसे ही। उसके बाद में नेक्स्ट आप आ जाओ F ब्लॉक पे। F ब्लॉक पे आ जाते हैं हम, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कुछ डाउट है? क्लियर है, ठीक है। This will be true for all polar solvents. All polar solvent, देखो अगर मैं हाइड्रेशन, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ, मतलब मैं वाटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर, अगर मैं सॉल्वेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ तो बाकी सभी पोलर सॉल्वेंट्स में आ जाएंगे। वेरी पुअर नेटवर्क। नहीं, आप लोगों को जो ऑनलाइन है उनको सबको नेटवर्क सही आ रहा है या फिर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आ रही है? नहीं नहीं, क्लियर आ रहा है, तब तो आप एक बार चेक करो जिनको नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता जाए ना, आप लोग खुद से जल्दी नोट डाउन कर लिया करा करो, बिल्कुल उसमें उसमें मत बैठे रहा करा करो, बुक में ही नोट डाउन करते रहा करो, क्योंकि बुक से ही पढ़ना है आपको। पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, बुक से ही पढ़ के जाना। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। हाँ, ऑक्सो, हाँ इसमें आप लोगों को ये वाला जो है, ये ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, ये जो है ये तो आप इसमें देख लेना कि इनके ऑक्साइड्स होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये उस अकॉर्डिंग है बस। उसके बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट हट चुका है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हट गया है पोटेशियम परमैंगनेट डाइक्रोमेट। नहीं नहीं, हट गया ये। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट 3D वाला, सॉरी, डी जो ब्लॉक था, डी ब्लॉक में आपको पता हो तो यहाँ पे 3D सीरीज थी, उसके बाद 4D थी, फिर 5D थी, फिर 6D थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5D वाली जो सीरीज है उसमें लेंथेनम के बाद से 14 एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम सीरियम, सीरियम से लगाकर, सीरियम से लगाकर ल्यूटेटियम, एक मिनट, ल्यूटेटियम, सीरियम से लगाकर ल्यूटेटियम तक क्या हो जाता है? 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं जिनमें एफ ऑर्बिटल में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। एफ ऑर्बिटल में फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कहाँ? सीरियम से लगाकर ल्यूटेटियम तक। तो यहाँ पे लेंथेनम के बाद, लेंथेनम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57। तो यहाँ सीरियम जो है वो 58 से लगाकर 71, 58 से लगाकर 71 तक इनको एक अलग ही एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। सबको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ? क्लियर हो रहा है? क्यों? देखो यहाँ पे 5D वाली सीरीज में आता है आपका लेंथेनम, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एफ की फिलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, सीरियम से लगाकर ल्यूटेटियम तक। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं ये, जिनमें एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे आपको लेंथेनम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लेंथेनम जो होता है, ऑल्दो इसमें एफ ऑर्बिटल की फिलिंग नहीं होती, लेकिन हम लेंथेनॉइड्स के साथ में
लेंथेनम को भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ में सिमिलर होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ज्यादा लेंथेनम जो है वो है तो यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ में ज्यादा इसकी मैच होती है ना। तो आप है ना यहाँ पे इस वाले एफ ब्लॉक में आप लेंथेनम से लगाकर यहाँ पे 57 से लगाकर 71 तक 71 तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी हम लेंथेनम को भी हम इन्हीं के साथ में ही स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो 60 वाली सीरीज होती है ये इनमें एक्टिनॉइड्स होते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सब हट चुकी हैं, तो एक्टिनॉइड्स हमें नहीं पढ़ना। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथेनॉइड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं और जो भी इसमें है वो हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? पर पहले इतना क्लियर हो गया ना कि व्हाट आर लेंथेनॉइड्स? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, मैंने आपको बता दिया लेंथेनॉइड। उसके बाद यहाँ पे जो 5D वाला, तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से हटा के इस एफ ब्लॉक में रख दिए गए हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब आते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो कॉन्फ़िगरेशन पे इस एफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना तो वो कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जा सकता है या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको बेसिसिटी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी में बहुत कम चांसेस हैं, पर बाकी ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया, इंपॉर्टेंट का ऑर्डर, है ना। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, या फिर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर। आपको लेंथेनॉइड सीरीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से एटॉमिक नंबर आपको दे देगा। तो आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि कुछ एक्सेप्शन है उनको तो पक्का से पढ़ के चले जाना। ठीक है, जो जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखना n, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n-2। ठीक है, अब यहाँ पे n-2 जो है उसके साथ में f में 1 से 14, उसके बाद में n-1 के साथ में क्या आएगा? d में 0 से 1। ध्यान रखना 0 से 1 आएगा, जबकि मैंने आप लोगों को जो डी वाली सीरीज ट्रांजिशन मेटल बताया था उसमें 1 से 2 बताया था, वहां पे 1 से 2 बताया था। हाँ, और यहाँ पे 0 से 1 आएगा, और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा? NS2। ठीक है, 1 से 2 तो नहीं ना, 2 ही है ना डायरेक्टली, NS2 2 ही है। ठीक है, ये क्या है? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे लेंथेनॉइड्स के लिए n की वैल्यू जो होगी वो होगी 6 पीरियड के होते हैं ये, समझ रहे हो? लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड के हैं? 6 पीरियड के हैं। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6, n-1 मतलब 5, यहाँ पे क्या होगा? 4, मतलब 4f 5d और 6s, है ना। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। क्लियर हो गई ये बात सबको? ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आप लोग सभी पेज नंबर 230 नहीं, एक मिनट, 236 ओपन करें, पेज नंबर 236 ओपन करें। 236 में देखो 57 जो है, 57 जो है लेंथेनम का, है ना। 57 जो है लेंथेनम का, उसमें देखो 5d1 6s2 है। मैंने आपको बताया था कि लेंथेनम में एफ की फिलिंग नहीं होती, लेकिन हम इसको पढ़ते लेंथेनॉइड्स के साथ में ही है, बताया था ना, अभी अभी क्लियर किया है मैंने। आप यहाँ पे देखो लेंथेनम पे एक स्टार लगाओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। दूसरा सीरियम पे स्टार लगाओ क्योंकि एक्सेप्शन है। उसके बाद गैडोलिनियम पे स्टार लगाओ 64, गैडोलिनियम पे स्टार लगाओ 64 एटॉमिक नंबर पे। उसके बाद में ल्यूटेटियम पे स्टार लगाओ 4f14 5d1 सॉरी 5d1 6s2, ल्यूटेटियम पे स्टार लगा दो। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, फर्स्ट और सेकंड का तो ठीक है,
थर्ड वाला 59 वाला देखो, प्रेसियोडाइमियम पे देखो, आप पीआर पे देखो 4f3 6s2। उसके बाद नेक्स्ट देखो 4f4 6s2। एफ में फिलिंग होती जा रही है ना, 4f4 6s2। लेकिन 5d वाला कब आता है, एक्सेप्शन में आता है। 5d वाला यहाँ पे देखो गैडोलिनियम पे आ गया 5d वाला, है ना। देखो यहाँ पे 5d1 आ गया, बाकी में नहीं है 5d1। क्यों, ताकि क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। आपको पता है ना, यहाँ पे एफ में 7 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हाफ फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरीज में नीचे आते जाओ, वैसे ही एफ में फिलिंग स्टार्ट होती, भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट देखो ल्यूटेटियम 4f14 5d1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली है, अब हम आते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस पे। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस में आपको जो ग्राफ दे रखा है उससे आपको तो सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस वेरिएशन। क्या डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एक डिक्रीजिंग में ही है ना। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हो लेंथेनॉइड सीरीज में, तो जो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो किसमें, लेंथेनॉइड सीरीज में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो एटॉमिक रेडियाई हो रही है वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज। यहाँ पे आपको आयोनिक रेडियाई का ग्राफ दे रखा है, एटॉमिक रेडियाई आयोनिक रेडियाई दोनों ही क्या होंगी, ग्रेजुअली क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। क्यों डिक्रीज होती जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब व्हाट इज दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, तो पुअर शील्डिंग होती जा रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है, समझ रहे हो, डी से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग होती है एफ की, बिल्कुल कोई शील्ड कोई काम की नहीं है ये, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन कोई काम के ही नहीं है, कोई शील्ड की तरह तो कोई काम कर ही नहीं रही है। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, लेफ्ट से राइट मूव करोगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर मतलब भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी भी एटम में, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि एटम है, अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो तो प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो कोई काम के ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन तो कोई काम के नहीं है, बहुत पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, जिस वजह से जो आउटर मोस्ट वाला है ये ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, समझ रहे हो। एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अच्छी तरह से शील्डिंग करते, अच्छी तरह से शील्डिंग करते, तो बाहर वाला उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बाहर वाला क्या होता, दूर चला जाता, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे तो ये भाई पुअर शील्डिंग कर रहे हैं ना, पुअर शील्डिंग कर रहे हैं तो मतलब इनका होना ना होना तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बाहर वाला तो बहुत अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ठीक है। भले 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन पुअर शील्डिंग हो पा रही है इनकी, जिस वजह से जो क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये जनरली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2, +3, +4। बहुत ही ज्यादा रेयरली होती है ये। +2 कुछ कंपाउंड्स में शो कर देते हैं जिनमें हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला कुछ चक्कर आ रहा हो। आ रही बात समझ में? +2 का हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला चक्कर आ रहा हो कहीं पे, है ना। +4 हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला चक्कर आ रहा हो कहीं पे। +3 सभी +3 तो शो करेंगे ही करेंगे, जनरली सभी +3 तो शो करते ही हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स इज +3। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है इनकी वो कौन सी वाली होती है? +3 होती है ना। ये बात ध्यान में रखना कि मोस्ट कॉमन जो होती है +3 होती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे +3 होने के लिए क्या होगा यहाँ पे कि S से, मतलब ये तो मान लो कि S से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने ही निकलने हैं, 6s2 में S से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने ही निकलने हैं, है ना। उसके बाद में F से, यहाँ पे देखो F से कहीं पे एक एक इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, लेंथेनॉइड में +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सभी में 4f0, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4 इस तरह से जा रहा है। यहाँ पे लेंथेनॉइड +3 का देखो ना, 4f0, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4। आ रही बात समझ में? और F से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि F तो सबसे ज्यादा पास में न्यूक्लियस के, है ना। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस ग्रुप की वो कौन सी होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है। बाकी तो ये एक्सेप्शन हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कहीं पे दिख जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वही बात होती है कि ये जो होते हैं ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। और वो एक्सेप्शन जस्ट बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, एक ये आपको इस तरह से जो चार्ट दे रखा है, इस तरह से चार्ट दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से जो चार्ट दे रखा है आपको, मतलब Ln लिख रखा है, मतलब सारे लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन दे रखी है। अब लेंथेनॉइड्स जो है मेटल्स ही है कि नहीं। अब एसिड है, एसिड के साथ में क्या बना देंगे, ये सॉल्ट बना देंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेंगे। और देखो ये सारे के सारे भी जितने भी प्रोडक्ट्स बने सभी में लेंथेनॉइड्स जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। देखो, हाँ, विथ हेलोजन के साथ में रिएक्ट किया, लेंथेनॉइड ने अगर वाटर के साथ में रिएक्ट किया, हाँ, कार्बाइड के कार्बन के साथ में रिएक्ट किया, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट किया, सल्फर के साथ में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और एसिड के साथ में रिएक्ट किया, ठीक है। इनमें क्या है, लेंथेनॉइड सभी की स्टेट +3 है क्योंकि यही मोस्ट कॉमन स्टेट होती है। उसके बाद में ये सब थोड़ा बहुत देख लेना, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं बस वो डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें तो। उसके बाद में ये मिश मेटल क्या होता है, मैग्नीशियम, है ना। जो एक तो मैग्नीशियम होता है, बाकी उसमें और ये बाकी के ट्रेसेस वगैरह जो ये होते हैं, मतलब लेंथेनॉइड, ये अंडरलाइन करो ये लाइन। अ वेल नोन एलॉय इज मिश मेटल which consist of lanthanoid metal and iron and traces of sulfur, carbon, calcium और एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इसको, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके यूजेस वगैरह भी हैं, ये कुछ देख लेना। एक्टिनोइड्स हट गया है, एक्टिनोइड्स नहीं पढ़ना हमें। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, कार्बन के साथ में इसने +2 करी है, वो ये +2 वाला ही मिला है हमें, क्योंकि अगर मैं कार्बन का अगर +4 -4 भी ले लूंगी तो भी ये तो 2 पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे +4 की होगी, नहीं +6 होगी, तब जाके कार्बन ने -4 का बनाया होगा, या फिर जो भी है, ठीक है। कार्बन के साथ में यही वाला बना रहे हैं, हाँ। नहीं, C2 - 2 तो नहीं होना चाहिए, C2 - 3 ये सब ऑक्सीजन में होता है वो तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।